हम सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ताकि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए रिटर्न जनरेट कर सके। पर ये म्यूचुअल फंड्स कहां पैसा डालता है? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है। पर हर महीने म्यूचुअल फंड्स कुछ ना कुछ खरीदता है और कुछ ना कुछ बेचता है। हमारा पोर्टफोलियो तो म्यूचुअल फंड्स का होता है, पर म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो कैसा होता है ये जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं डिकोड करने वाला हूं कि भारत का सबसे फेमस स्मॉल कैप फंड यानी क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है उसने पिछले 3 महीने में क्या खरीदा है और क्या बेचा है, उसका पूरे डिटेल्ड पोर्टफोलियो के हम एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स उसने जोड़े हैं, क्या बेचे हैं, और आज उसका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, कितना स्टॉक्स लेके रखा है, कितना उसने कैश रखा हुआ है। ये सारी स्ट्रैटेजी को हम समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो है उसने कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है, स्मॉल कैप मिड कैप ने पिछले कुछ 5-6 महीनों में किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, और कोशिश करेंगे कि जो स्टॉक्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ने खरीदे हैं उसके बारे में थोड़ा समझें कि क्या वो स्टॉक्स है, क्या थीम है जो क्वांट म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है इस टाइम पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक मास्टर क्लास से कम नहीं होने वाली। और इससे पहले कि मैं आज की वीडियो पे आगे बढ़ूं, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि सर म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ पे एक मास्टर क्लास कर लीजिए। तो मैं आपके लिए एक मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं बहुत ही जल्द। अगर आप उस पर एनरोल करना चाहते हैं, टोटली फ्री मास्टर क्लास होगी जिसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस फॉर्म के एंड में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे उस मास्टर क्लास में जरूर आइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और एक पावरफुल वीडियो लेके आया हूं कि कैसे आप एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का एनालाइज करते हैं कि उसने क्या खरीदा और क्या बेचा है, और कोशिश करते हैं ये जानने की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसका फंड साइज करीबन 23,000 करोड़ का है। अगर हम इसकी होल्डिंग को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें 15% के आसपास लार्ज कैप है, 19.3% के आसपास मिड कैप है, 34% स्मॉल कैप है, और बचा हुआ जो है वो डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। पर अब इसकी डिटेल को हम जानेंगे। इस स्कीम ने पिछले 5 साल में एवरेज में 48% का रिटर्न दिया है। जिसने भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है उन सब लोगों ने क्वांट स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्ट किया। मैंने भी ये फंड करीबन 2021 में पहली बार देखा था, बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने भी उसमें एसआईपी किया और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, इवन जबकि अभी पीछे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो अगर आप देखेंगे कि ये स्कीम का जो रिटर्न है 48% के आसपास है, जबकि जो उसका बेंचमार्क है उसका रिटर्न 34% है, और कैटेगरी एवरेज यानी कि क्लास में जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने भी 34% का रिटर्न दिया है। तो ये स्कीम 5 साल के दौरान में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुकी है। अगर हम 2 साल में देखें तो इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, पर कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 1 साल के दौरान देखें तो इसने बहुत ज्यादा फॉल लिया है, कैटेगरी एवरेज ने बेटर परफॉर्म किया है। पर अगर हम पिछले 3 महीने का रिटर्न्स देखें तो 3 महीने में अब ये थोड़ा बेटर करने लग गया है। ये स्मॉल कैप जो जितना गिरा है उससे कम गिरा है, और अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम गिरा है। इसको समझने से पहले हम इसके बेंचमार्क को समझते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। टीआरआई का फुल फॉर्म होता है टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक उसका टोटल रिटर्न कितना रहा है। तो पिछले 3 महीने में इसका रिटर्न 16.78% रहा है। तो अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखें, तो अगर हम ये देखें तो ये पिछले 6 महीने में 22% 23% के आसपास डाउन है, और 6 महीने में वही जो स्कीम है वो करीबन 19% डाउन है। तो यानी कि फिर से क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने के हिसाब से भी बेटर परफॉर्म किया है। तो आइए समझते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखता है, और इसके पोर्टफोलियो को मैंने डिटेल में प्लॉट किया है कि जनवरी में उनके पास कौन से स्टॉक्स थे और कितने थे, फरवरी में कितने थे, और मार्च 2025 में कितने थे। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है। अगर काम पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अभी तक 22% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और आगे जाके और लोगों की भी नॉलेज बढ़े। ये कोशिश है मेरी कि बहुत डिटेल में आपको लेके जाऊंगा म्यूचुअल फंड्स में, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें करूंगा, और वीडियो के एंड में बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी और पूछूंगा भी। तो अब आइए देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। अगर आप मार्च का पोर्टफोलियो देखें तो मार्च में जितना भी उनकी होल्डिंग थी उसका 10% जो था वो रिलायंस के शेयर थे, जो करीबन 1 करोड़ 95 लाख शेयर इनके पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करीबन 2000 करोड़ का तो इनके पास सिर्फ रिलायंस है। टोटल पोर्टफोलियो 22,000 करोड़ का है, तो 22,000 करोड़ का 10% होता है 2000 करोड़। देखिए, स्मॉल कैप होने के बावजूद भी इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। वो इसलिए है क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि इनके पास एक अच्छा स्टॉक हो, ताकि मार्केट कभी ऊपर नीचे हो और लोग रिडीम करे तो वो इस स्टॉक को बेच के रिडेम्पशन प्रेशर को झेल सकते हैं। उसके अलावा जियो फाइनेंशियल, एजिस लॉजिस्टिक्स, ऐसे कर करके इनके पास करीबन इस टाइम पे 87 स्टॉक्स है। 87 स्टॉक्स इन टोटल है इनके पास। तो आइए समझते हैं पिछले 3 महीने में क्या ट्रेंड रहा है। आप देख सकते हैं 87 स्टॉक्स इनके पास है, जो इनके टोटल एयूएम का 90% है। 90% इनकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में है। बची हुई 10% का है, आइए वो देखते हैं। जो बची हुई 10% है उसमें से करीबन 1% जो है वो ये इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में करते हैं। ये हेजिंग के लिए टूल यूज होता है, ताकि मार्केट बहुत तेजी से गिरे तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाए। अब आप ये मत समझ लेना कि देखो म्यूचुअल फंड भी ऑप्शंस करते हैं तो हमको भी ऑप्शंस करना चाहिए बिना समझे। ये लोग बहुत समझ के करते हैं, डेरिवेटिव्स को बहुत फोकस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप और देखें तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इनके पास ट्रेजरी बिल्स हैं, यानी कि जो सरकार गवर्नमेंट बिल्स इशू करती है, सरकार जब उधार लेती है हम सबसे तो वो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो 100 रुपए में से, यानी जो भी इनका एयूएम है उसमें से 1.3% जो है
वो ट्रेजरी बिल्स में है। और एआईएफ कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है, वो 1.3% के आसपास है। एआईएफ में क्या होता है, करीबन 5 से 7 साल का लॉक इन होता है। तो इतने बड़े कैपिटल में से मात्र 1% ही उन्होंने लॉक इन करके रखा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। अगर आप एआईएफ के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एआईएफ लिखिए, मैं आपको एआईएफ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ समझा दूंगा। उसके अलावा ये ट्रेप्स जो है उसमें 8% पैसा है, यानी कि ट्रेप्स। अभी आप बोलोगे सर ये ट्रेप्स क्या है, कहीं ये ट्रैप्स तो नहीं है? नहीं नहीं, ये ट्रैप्स नहीं है। ये बेसिकली होता है ट्राई पार्टी रेपो। तो ट्राई पार्टी रेपो मतलब ये होता है कि जब भी किसी म्यूचुअल फंड के पास या बड़े इंस्टीट्यूशन के पास थोड़ा पैसा फ्री का पड़ा होता है, तो वो ट्राई पार्टी रेपो में जा सकता है, डाल सकता है, जिससे दूसरे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको आरबीआई ने अलाउ किया है वो उधार ले सकते हैं। तो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये ट्रेप्स डेपो, डेपो मतलब होता है डीप डिपॉजिट, यानी इन्होंने पैसा डाल के रखा है। और 10 का मतलब होता है 10% इनको सालाना ब्याज मिल रहा है। तो जितने दिन का भी ये पैसा उसमें पार्क करके रखेंगे, उतने दिन का पैसा 10% पर एनम के हिसाब से इनको मिल जाएगा। तो 8% जो है इन्होंने ट्रेप्स में डाल के रखा है। तो करीबन करीबन टोटल 100 रुपए जो है इनका टोटल एयूएम है। पर मजेदार बात यह है कि उसमें से करीबन 90% स्टॉक्स में है, सिर्फ 10% ऐसा है जो इन्होंने ब्याज बट्टे पे डाला हुआ है या फिर उसको कुछ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यूज किया है ताकि अपने आप को हेज कर सके। अब हमें समझना है कि पिछले 3 महीने में इन्होंने कौन सा स्टॉक खरीदा है और कौन सा स्टॉक बेचा है। उसके लिए मैंने कंप्लीट प्लॉटिंग करी है पिछले 3 महीने की, आइए उसको देखते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च में रिलायंस जो है इन्होंने धीरे धीरे रिलायंस को बेचा है। तो जनवरी में इनके पास 2 करोड़ 6 लाख शेयर्स थे, फरवरी में 2 करोड़ 1 लाख हो गए, यानी इन्होंने 2% अपनी होल्डिंग कम कर ली। और उसके बाद मार्च आते आते इन्होंने अपनी टोटल होल्डिंग 5% कम कर ली थी, यानी 2 करोड़ 5 लाख में से उसको 1 करोड़ 95 लाख 1 करोड़ 95 लाख पे ले आए। तो 5% इन्होंने रिलायंस कम किया है। ऑब्वियसली वो रिलायंस मेरे को लगता है इसलिए कम किया होगा, 2 कारण हो सकते हैं। इनके ऊपर कुछ रिडेम्पशन प्रेशर जरूर आया होगा, यानी कि लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला होगा। तो पहला ये रीजन हो सकता है। और ऑब्वियसली सेकंड रीजन ये है कि रिलायंस की परफॉर्मेंस ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स बहुत ही खराब रही है। शेयर प्राइस जो है वो 1600 रुपए से करीबन 1100-1200 के रेंज में आ चुका है। तो इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने कॉल लिया हो कि चलो थोड़ा हम रिलायंस के शेयर्स को बेच देते हैं। दूसरा, इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिया हुआ, जिसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। एजिस लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला फैशन, बीकाजी फूड्स, पॉली मेडिक्योर। पॉली मेडिक्योर जो है उसमें इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है। अब आइए समझते हैं पॉली मेडिक्योर है क्या। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम स्क्रीनर को यूज कर रहे हैं। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड है। इस कंपनी का काम क्या है, ये मेडिकल डिवाइसेस कंपनी है, इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर है और ये एक्सपोर्ट भी करती है। तो ये मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में है। इनके 130 एसकेयू से ज्यादा हैं और इनकी प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखें तो इन्फ्यूजन थेरेपी में 67%, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 10%, इस तरीके से आया है। इनका एक्सपोर्ट्स जो है वो करीबन 69% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो एक अच्छी कंपनी है। ये इस टाइम पे इसका हाईएस्ट जो शेयर प्राइस गया था वो 3358 गया था, लोएस्ट 1489 गया था और इन्होंने 2037 इस टाइम का इनका करंट प्राइस है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो जनवरी से लेके मार्च तक, अगर हम ये 3 महीने इसका देखें तो जनवरी से लेके मार्च तक जो स्टॉक है उसने बहुत पिटाई खाई है, जैसे सबने खाई है। करीबन करीबन ये स्टॉक जो है वो 30% के आसपास गिर चुका है। पर अगर आप कुछ रेशियोज इसके देखें और इसके रिजल्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि मार्च 2024 में इसका रेवेन्यू 1375 करोड़ था, पर पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स, टीटीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। पता था क्या? नहीं पता था तो टीटीएम लिख दो कमेंट बॉक्स में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है वो 1607 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 430 करोड़ है। पैट भी जो है वो यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 258 करोड़ से 315 करोड़ हो गया, यानी कि इसने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी, फिर थोड़ी सी कम कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप फंड ने अपना एलोकेशन इसमें बढ़ा दिया, यानी कि कुछ शेयर ज्यादा इसके खरीद लिए। आगे चलते हैं, दूसरा शेयर देखते हैं इन्होंने जो खरीदा है। सन टीवी नेटवर्क में कोई चेंज नहीं आया। आरबीएल बैंक में इन्होंने 2.7% स्टेक बढ़ा दिया है। आरबीएल बैंक हम सब जानते हैं एक प्राइवेट बैंक है। एचएफसीएल लिमिटेड जो है इन्होंने 2.5% फरवरी में बढ़ाया, पर फरवरी से मार्च में कोई नहीं बढ़ाया। उसके बाद वेंटिव हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने स्टेक बहुत बढ़ा दिया है। ये पहले 73,68,000 शेयर्स थे, फिर फरवरी में 80,83,000 कर दिया और अब 83 लाख कर दिए। तो ये वेंटिव क्या है, आइए उसको समझते हैं। अगर आप वेंटिव देखें तो इसने रिसेंटली आईपीओ किया था 2024 के एंड में। ये चोरडिया फैमिली जो है इनका ग्रुप है, पंचशील रियलिटी, पूना बेस्ड ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इन्होंने इन्वेंटिव हॉस्पिटैलिटी बेसिकली बहुत बड़े बड़े होटल्स का ओनर है इंडिया में और मालदीव्स में भी। तो अगर आप उनके रिजॉर्ट्स और सब देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इनके रिजॉर्ट्स है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी इज एन ओनर, डेवलपर एंड एसेट मैनेजर ऑफ लग्जरी एंड बिजनेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ये पंचशील रियलिटी का एक डिवीजन है। और इसके अगर आप होटल्स देखें तो इसके जो हॉस्पिटैलिटी एसेट्स हैं, जेडब्ल्यू मैरियट पुणे में इनका है, रिट्स कार्ल्टन पुणे में इनका है, अनंतारा एक बहुत हाई एंड रिजॉर्ट है मालदीव्स में, ये इनका है, रायाबा एटमॉस्फियर भी इनका है। आप ऐसे देखेंगे कि बहुत जबरदस्त इनकी हॉस्पिटैलिटी का
इनका बास्केट है, बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स हैं और इनके साथ जो भी ब्रांड्स करते हैं ना, वो सब काम करते हैं, वो सारे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे जेडब्ल्यू मैरियट है, रिट्ज कार्ल्टन है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट है, ओकवुड है, ये सारे अच्छे होटल्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं जो इनके साथ काम करते हैं। ये लोग करते क्या है, ये होटल्स बनाते हैं, ऑपरेटर को देते हैं और वो ऑपरेटर उनको चलाता है। तो ये बेसिकली इनका सिस्टम होता है। अगर आप देखें कि होटल ऑपरेशन से इनको 51% आता है, एन्युटी एसेट्स यानी कि जहां भाड़ा होता है वो करीबन इनके रेवेन्यू का 49% होता है। इन्होंने जैसे मैंने कहा था 27 दिसंबर 27 2024 यानी कि 3-4 महीने पहले करीबन 1600 करोड़ का इनका आईपीओ आया था और उसके बाद से शेयर प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया वो देखते हैं। ये शेयर जो है 523 लोएस्ट गया था, 812 हाईएस्ट गया था, अभी 693 है। तो इस शेयर पे जो है क्वांट स्मॉल कैप ने बेट किया है। अब आप देखने लगेंगे क्वांट स्मॉल कैप का बेट ना हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और इंफ्रा की तरफ ज्यादा आ रहा है। इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। अगला हम चलते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड पे। अब ये थोड़ा ना मुझे समझ नहीं आया कि आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड इन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो जो वेल्थ कंपनीज होती हैं वो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होती है। वेल्थ कंपनीज का मतलब क्या है कि एक छोटा निवेशक अपना पैसा मैनेज करवाता है इन सब से। अब जब मार्केट्स ऊपर होती हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपना पैसा मैनेज कराते हैं, ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं। आपने पीछे देखा कि सीडीएसएल ने बताया कि इस टाइम जो है डीमैट अकाउंट्स बहुत धीरे खुल रहे हैं, बहुत स्लो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 24 मंथ्स लो पे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो क्यों? क्योंकि मार्केट्स नीचे है, जैसे मार्केट्स नीचे होती है तो सब लोग अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं, जबकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है खरीदने का। पर वही है, ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो इस टाइम पे जनरली हमने देखा है कि लोग जो है या फंड्स जो है वो कोशिश करते हैं कि उनका वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज पे फोकस ना हो। पर इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में अगर आप देखें तो अपने 11 लाख शेयर्स को 22 लाख कर दिया है। तो इनका बेट क्या है? इनका बेट ये है कि मार्केट आगे बढ़ने वाली है और क्योंकि मार्केट आगे बढ़ने वाली है तो फिर से लोग आ जाएंगे और फिर से लोग आ जाएंगे तो वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे तो ये शेयर भाग सकता है। तो ये क्वांट स्मॉल कैप की जो है बेट है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इन स्टॉक्स को ब्लाइंडली मत खरीदिएगा। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूं कि क्या क्वांट स्मॉल कैप ने खरीदा है और क्या बेचा है और किस चीज को एकदम ही बाहर कर दिया है और किस चीज को नया ऐड करवाया है। यही मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाके आनंद राठी वेल्थ या ऐसा कोई शेयर खरीद लीजिए। आगे हम चलते हैं वेल्सपन कॉर्प पे। वेल्सपन कॉर्प का इन्होंने अपना स्टेक बहुत जबरदस्त बढ़ाया है। वेल्सपन कॉर्प जो है वो भी आपके इंफ्रा में है। वेल्सपन एंटरप्राइज टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जबकि वो वाटर के प्रोजेक्ट्स के काम करती है, जो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप वेल्सपन एंटरप्राइज देखें तो ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ऑपरेट करती है। अगर आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो रेवेन्यू ब्रेकअप वाटर ईपीसी, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कमिश्निंग, यानी कि टोटल एंड टू एंड काम करना, एक पूरे डैम को या किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उससे उनका रेवेन्यू 67% आता है। यानी कि ये भी एक इंफ्रा कंपनी है। मैंने आपको क्या बोला कि जैसे मैंने वेंटिव हॉस्पिटैलिटी देखा और बाकी ये देखा तो मेरे को समझ आ गया कि धीरे धीरे अभी इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मन बढ़ रहा है और वो मैं आगे आपको और भी प्रूव करूंगा। तो ये वेल्सपन की कहानी है। वेल्सपन का शेयर 310 लोएस्ट गया था, अभी 473 चल रहा है, इसका हाई 664 है, प्राइस टू अर्निंग्स अभी 20 टाइम्स है। तो शायद एक अच्छा एनालिसिस लगा होगा इनको और इन्होंने बहुत जबरदस्त उस पर अगर आप देखें वेल्सपन एंटरप्राइज पे अपना स्टेक 84% बढ़ा दिया है, यानी बहुत खतरनाक इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अगला आप देखेंगे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। मैंने क्या कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका बहुत ध्यान चल रहा है। तो एफकॉन्स जो है वो शाहपुर जी पालुन जी की कंपनी है, बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और आप देख सकते हैं ये इतनी पुरानी कंपनी है, ये 1959 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ये 10th लार्जेस्ट इंटरनेशनल मरीन एंड पोर्ट फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टर है, 12th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ब्रिजेस सेगमेंट में ग्लोबली, 42nd लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में और 18th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है ट्रांसमिशन लाइन सेक्टर में। कुल मिला के सब कुछ बोलूं तो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले चल रहा है। और अगर आप एफकॉन्स का भी बिजनेस देखें तो उनका रेवेन्यू जो है 48% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, बाकी जो है वो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस से आता है। और अगर आप यहां पे भी देखें तो ये 382 इसका लोएस्ट पॉइंट था, इस टाइम पे 422 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जम के ऐड किया है। और आगे चलते हैं, क्या क्या ऐड किया है। एनसीसी, एनसीसी अगर देखेंगे फिर से ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो एनसीसी जो है बहुत पुरानी कंपनी है, 1978 की कंपनी है और ये टर्न की ईपीसी अगेन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कमिश्निंग के प्रोजेक्ट्स लेती है। अगर आप इनका बिजनेस देखें तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रोड्स बनाती हैं। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से 98% यानी कि ठेकेदारी के काम से 98% बिजनेस आता है। वापस क्या कहना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी फोकस किया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, वहां पे उन्होंने जम के जोड़ा है। आगे चलते हैं, बाटा इंडिया को खरीदा है, ईआईडी पैरी को खरीदा है, कुछ शेयर्स में इन्होंने माइनस भी किया है। जुनिपर होटल्स फिर से हॉस्पिटैलिटी में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। वेल्सपन इंडिया इनका नया एडिशन है जिसपे इन्होंने 72 लाख शेयर्स खरीदे हैं। उसके अलावा इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड जो कि एम्बेसी ग्रुप है साउथ का, उसका नाम इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड है। तो एम्बेसी भी अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में, तो खतरनाक रियल एस्टेट में, इंफ्रा में इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट चालू की है। टाटा केमिकल्स में इन्होंने बहुत स्टेक कम कर दिया, जहां इनके पास 1.5 करोड़ शेयर
शेयर्स थे, अब इन्होंने 86 लाख शेयर्स कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कैस्ट्रॉल इंडिया इनके पोर्टफोलियो में एक नया एडिशन है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया एडिशन है। बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक, सो आरबीएल एक प्राइवेट बैंक था, बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है, तो दोनों को ऐड किया है, यानी प्राइवेट बैंक्स पे स्मॉल कैप स्पेस में ये फोकस कर रहे हैं। लार्ज कैप में तो सारे वो आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस है, तो ये स्मॉल कैप स्पेस पे फोकस कर रहे हैं। स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड को इन्होंने ऐड किया है, पर जो इन्होंने बाहर किया है वो इन्होंने बाहर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जनवरी में इनके पास होल्डिंग थी, फरवरी में भी थी, मार्च में बेच दिया है। आरती फार्मा लैब्स को बाहर किया है, और उसके बाद मेजर कोचिन शिपयार्ड को इन्होंने फरवरी में बाहर कर दिया, यानी कि बजट के बाद बाहर कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था बजट का, तो थोड़ा ये कोचिन शिपयार्ड, आरवीएनएल, ये सारे जो शेयर्स थे वो बहुत बुरी तरह गिरने लग गए थे, तो शायद उस टाइम पे उन्होंने बाहर कर दिया होगा। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसको भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। तो ये इनके एडिशंस और डिलीशंस रहे हैं। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था कि किस तरीके से कोई भी एक म्यूचुअल फंड जो है अपने पोर्टफोलियो को मूव करता है। पहले तो पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन क्या होती है, कितना इक्विटी होता है, कितना डेट होता है, किस तरीके से पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप देखें पिछले 3 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कभी भी अपने पोर्टफोलियो में 85 टू 90% से कम इक्विटी को किया ही नहीं है, यानी कि उन्होंने इक्विटी बेची ही नहीं। अगर बेची भी है तो कुछ ना कुछ खरीद लिया है उसकी जगह। जिस तरीके से काफी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पैसा प्रिजर्व कर लिया था, कैश आउट कर लिया था, थोड़े कैश पे बैठे हुए थे। क्वांट ने ऐसा कुछ नहीं किया, अग्रेसिवली उसने या तो बाय किया है या सेल किया है, और यही क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्चुअल कोर है। ये एक तरीके से जो है ये फंड जो रन करा जाता है, ये हाई चर्निंग फंड है। इसमें ज्यादा स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, ज्यादा स्टॉक्स बेचे जाते हैं, क्योंकि ये क्वांट की स्ट्रेटजी है, वो हाइपर एक्टिव फंड्स चलाते हैं। 5 साल में स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पर पिछले 1-2 साल में स्ट्रेटजी ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी फंड लेना चाहते हैं जिसमें हाई चर्न होता है, उसको आपको एक लंबी अवधि के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई रिस्क फंड्स भी होते हैं। आप कौन से म्यूचुअल फंड की इस तरीके की डिटेल्स चाहते हैं कि मैं उसके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करूं, नीचे उसका नाम जरूर लिख देना। अगर आप कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैं कौन स्मॉल कैप को टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और या फिर और भी कोई स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करूं, तो वो कंपैरिजन भी मुझे बता देना कि किस किस के साथ कंपेयर करना है। मास्टर क्लास में जरूर आना, जिसके लिए नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, और उसके फॉर्म के एंड में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सारा कम्युनिकेशन उस पर होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट दबा के घंटी दबा दो, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत गई है, शेयर जरूर करना, लोगों को पता तो चले कि किस तरीके से पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन होता है म्यूचुअल फंड्स में। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।